नाउ नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग में? विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जैसे ये है ए, या फिर कोई पर्सन ले लो ए, उसने क्या करा, एबीसी बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, और उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन होती है और उसे अपनी कोई डिमांड होती है या फिर कोई अर्जेंट सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें उसको पैसे की जरूरत है, तो वो उस 100 रुपीज में से 10 रुपीज विड्रॉ कर लेता है। तो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए करा, तो ये आ जाएगा आपके ड्रॉइंग्स में। अब आपका जो न्यू कैपिटल है वो कितना हो गया, 90 रुपीज। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब आप अगर अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं जितना आपने इन्वेस्ट करा है, तो उससे आपका कैपिटल रिड्यूस होता है। कैपिटल टोटल इन्वेस्टमेंट, और आपने अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से ड्राइंग अगर करी, विड्रॉ करा अमाउंट को, देन इन दैट केस आपका जो कैपिटल है रिड्यूस होता है। सो ड्राइंग्स रिड्यूस कैपिटल। सो लाइबिलिटी इज द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, मतलब उस कंपनी को ये अमाउंट पे करना है। सो लाइबिलिटी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल लाइबिलिटी में आपके ओनर आ जाते हैं और एक्सटर्नल में अदर देन द ओनर्स। नाउ लाइबिलिटी दो तरीके की भी होती है, करंट एंड नॉन करंट। करंट होता है लेस देन 1 ईयर, मतलब अगर आपको किसी को बिल पे करना है या फिर अगर आपको किसी को शॉर्ट टर्म लोन पे करना है, इन दैट केस वो आपका मतलब लोन पे करना एक्सेट्रा, तो ये लेस देन 1 ईयर है। ये हो गया आपका करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी हो गए डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। ये 1 साल से ज्यादा के लोन्स होते हैं, या फिर आपको अगर 2 साल बाद पे करना है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है कि आप उसे 2 साल बाद ये अमाउंट पे करेंगे। ये हो जाएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब ये आपकी करंट की लाइबिलिटी नहीं है, तो आप उसे 1 साल के काउंटिंग ईयर में नहीं नोट डाउन करेंगे। करंट लाइबिलिटी हो गया आपका लेस देन 1 ईयर, मतलब जो आपको 1 साल में पे करना है, तो आप पे ये लाइबिलिटी है। मतलब किसी का अगर आपको सैलरी पे करना है कुछ महीनों का, या फिर आपको लोन देना, तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपको ये पे करना है। एसेट हो गया रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, जो आप ओन करते हैं। लाइबिलिटीज आपको पे करनी होती है, एसेट आप ओन करते हैं। अगर आपने किसी को लोन दिया है, तो अगर आप वो आपको पे होगा वापस, तो वो आपका एसेट हो गया, जो आपका खुद का रिसोर्स है। इसमें भी करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट हो गए यहाँ पे, मीन्स जो भी करंट एसेट्स होते हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 साल के अंदर ही, और नॉन करंट हो गए जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अब ये नॉन करंट एसेट्स भी दो में क्लासिफाइड है, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। जैसे मशीन एंड दिस सॉफ्टवेयर पेटेंट्स, ये इंटैंजिबल एसेट। अगर आपकी जैसे कंपनी है, उसमें आपने मशीन्स लगा रखे हैं और भी कुछ, जैसे टेबल चेयर एटसेट्रा जो भी है, फर्नीचर वगैरह, ये आपके हो गए एसेट, ये हो गए टैंजिबल एसेट। लेकिन अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, तो वो हो गए आपके इंटैंजिबल एसेट। और ये जो करंट एसेट है, वो आपको है कि अगर आपने किसी को लोन दिया और वो आपको 3 महीने में वापस करेगा, तो वो आपका हो गया करंट एसेट। लेकिन अगर वो आपको 2-3 साल बाद वापस करेगा, या फिर आपने किसी को गुड्स सेल करे और वो बोलता है कि मैं अभी आपको पैसे नहीं दूंगा, आपको कुछ समय बाद या 2-3 साल बाद आपको पैसे दूंगा क्योंकि मेरी कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो वो आपका हो गया नॉन करंट एसेट। अब देखते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स। नाम से ही लग रहा है फिक्टिशियस एसेट्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड मतलब डिले, आप इसे बाद में मतलब और डिले करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। दीज आर बेसिकली द लॉसेस नॉट येट रिटन ऑफ। दीज आर नीदर कैटेगराइज एज टैंजिबल और इंटैंजिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी एक्टर इसका एडवर्टाइज करे, तो आपने उस एक्टर को 5 करोड़ रुपीज पे करे, लेकिन आपने पूरा ये अमाउंट एक ही साल में वो अपने जो अकाउंटिंग है या फिर जो भी आपका डेटा बैलेंस शीट है उसमें नोट डाउन नहीं करा। इट्स नॉट अकाउंटेड एंटायरली इन 2019 और एनी अदर ईयर, बट इट्स डिवाइडेड इनटू द फ्यूचर ईयर्स। आप इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप ये पूरा अमाउंट अपने अकाउंटिंग ईयर में नोट डाउन करेंगे, तो आपकी कंपनी में लॉस दिखाएगा और फिर आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलेंगे, भले ही आपको लॉस ना हो, क्योंकि आपने अगर आज एडवर्टाइज कराया है तो आपके प्रोडक्ट के लिए आपको आने वाले 5-6 साल में फायदा हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, ये जो भी आपने अभी खर्च करा है ये अमाउंट, उस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे इक्वली अगले 5 साल के लिए,
तो ये फिर आपका होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपने जो भी एडवर्टीजमेंट में खर्च करा अमाउंट, क्योंकि आपको इस एडवर्टीजमेंट का फायदा अगले 5 साल तक होने वाला है, तो आप ये जो भी खर्च करने वाला अमाउंट है उसे डिवाइड कर देंगे। और ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने ये पूरा अमाउंट अभी दिखा दिया तो ये आपका जो भी बैलेंस शीट है उसको लॉस में दिखाएगा। और फिर आप चाहते हैं कि इसमें आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट आए, और ऐसा है भी नहीं कि आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको अगले 5 साल में फायदा ही होने वाला है। तो आप इसको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्रेडिट। क्रेडिट अभी के लिए आप यही समझिए कि गिवर। आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसमें आपने नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन देखा था, तो उसमें अगर आपको चाहे बैंक लोन दे रहा है या कोई पर्सन लोन दे रहा है, वो आपका क्रेडिट में आएगा, डेबिट में नहीं आएगा। भले ही आपको वो आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आपको वो बाद में पे करना है, बट स्टिल वो आपका क्रेडिट में आएगा, क्योंकि क्रेडिट में हम लिख रहे हैं गिवर। और ये जो लेजर है उसमें हम इसे राइट साइड में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम इन्वेस्टेड 1 लाख कैपिटल। अब यहाँ पे किसी पर्सन ने आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। सो आपके पास ये आया, आप है रिसीवर, सो आपके पास क्या आया? कैश। तो वो आप लिख देंगे डेबिट में। और उसके जो दूसरा साइड है कैपिटल अकाउंट, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मतलब अगर आपको एक भी इसमें से पता है कि डेबिट में क्या आ रहा है, क्रेडिट में क्या आ रहा है, अगर आपको डेबिट पता है तो दूसरी चीज आपकी क्रेडिट में जाएगी। नेक्स्ट इज रिसीट्स। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। आप अगर अपने एसेट को बेच रहे हैं या फिर आप अपने गुड्स को बेच रहे हैं, तो उससे जो आपको पैसा मिलता है वो आप लिखते हैं रिसीट के अंदर। अगर आप अपने गुड्स को बेच रहे हैं तो आपका गुड्स का प्रोडक्शन तो हर दिन होता है, आप उसे डेली बेचेंगे, वो रेकरिंग नेचर का है, आपको उससे पैसा हर दिन मिलेगा। सो वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसीट। और अगर आप अपने जो भी एसेट को बेच रहे हैं, जैसे आप अपनी लैंड बेची आपने या फिर कोई मशीन बेची, तो आप तो उसको एक बार बेचेंगे, तो वो आपका हो जाता है कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड मशीन। अब ये एसेट है, नॉट फॉर रीसेल, आप इसे दोबारा नहीं बेच सकते, एक ही बार बेचेंगे। अगर आप उसे सेल कर रहे हैं तो आप उसे लिखेंगे कैपिटल रिसीट के अंदर। और अगर आपका वो गुड्स है, आप उसे बार बार बेच सकते हैं, आप हर बार प्रोड्यूस करेंगे फिर बेचेंगे, तो वो आपका हो गया रेवेन्यू रिसीट। अभी जैसे आपको ये डेबिट और क्रेडिट में डाउट हो रहा है, तो आप अभी के लिए बस इतना समझिए कि जो क्रेडिट है वो गिवर, वहाँ पे आप मतलब क्रेडिट साइड में आप गिवर का लिखते हैं और डेबिट साइड में आप रिसीवर को लिखते हैं। तो अगर आपने लोन लिया है, तो आप जिससे भी लोन लिए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, तो वहाँ पे बैंक गिवर है, तो आप क्रेडिट साइड में बैंक को लिखेंगे। और आपने लोन लिया है, आपके ऊपर ये लायबिलिटी है, आपको पे करना है, अभी तो आप रिसीवर हैं, तो आप खुद को डेबिट साइड में लिखेंगे। अभी के लिए आप बस यही करिए, एग्जाम्पल्स हम करेंगे आगे तो फिर ये और क्लियर होगा। नाउ एक्सपेंडिचर क्या है? अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी पेड फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। जितना भी आप अमाउंट खर्च करते हैं एसेट खरीदने में, अपनी जो भी लाइबिलिटी है या जो भी आपने लोन लिया उसको पे करने में, गुड्स या सर्विसेज, मतलब आप उसके लिए भी पे करते हैं, गुड्स या सर्विसेज देते हैं, उसके लिए भी आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, वो सब आपका एक्सपेंडिचर में आता है। नाउ ये 3 तरीके के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड वाला हमने देख लिया था, जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट दिया था, लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट से आप पूरा का पूरा अमाउंट 1 साल में नहीं दिखाते, आप उसको डिवाइड कर देते हैं काफ़ी सालों में। और वो जो अमाउंट है, क्योंकि अगर आप 1 साल में दिखाएँगे तो वो उससे बैलेंस शीट में ये शो होगा कि आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट आपको इस एडवर्टाइजमेंट से फ़ायदा होने वाला है अगले 5-6 साल में, तो आप इस एक्सपेंडिचर को डेफर कर देते हैं। सो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी खर्च आप कैपिटल के लिए करते हैं, एसेट्स के लिए करते हैं, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए करते हैं, या न्यू मशीन्स खरीद के लाते हैं, या फिर उसको जो डेप्रिशिएट हो रही है उसको इम्प्रूव करते हैं, तो उसमें जो भी खर्च जाता है वो कैपिटल में जाता है। कैपिटल में क्या आ गया कि लैंड, आपकी जो भी मशीन्स हैं, वो सब। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ये एक ही साल में खत्म हो जाता है, एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर। जिसकी भी सैलरी पे करनी है आप पे कर देते हैं, आप अपने फैक्ट्री का बिल पे कर देते हैं या फिर रेंट पे कर देते हैं, तो वो सब आप एक साल में करते हैं, तब आप अपनी बैलेंस शीट प्रोड्यूस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं आपके कंपनी के लिए। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, अगर आपने कोई मशीन खरीदी या 4 to 5 मशीन्स और लेकर आ गए कि आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, या फिर आपकी अगर कोई मशीन खराब हो रही थी तो आपने उसे एक्सचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो इससे तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट, प्रॉफिट और इनकम, जो हम इनकम की बात कर रहे थे।
सो इसमें हम लोग, आपको ये याद रखना है, कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ रेवेन्यू को कंसिडर करते हैं। सो प्रॉफिट और इनकम में आता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन से हो गए? आपके सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। देन वी हैव प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस नाम से ही लग रहा है जैसे आप प्रीपेड, पहले ही एडवांस में आपने जो भी आपका खर्च है उसको पे कर दिया। सो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एंड बेनिफिट्स आगे आएंगे। सो ये आपका हो जाता है एसेट, क्योंकि आप, ये करंट एसेट तब होगा जब एक साल में आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। मतलब आपने क्या करा कि जो भी आपका खर्च था वो आपने पहले ही किसी को दे दिया, जो भी आपके मतलब एक्सपेंडिचर हो रहे थे वो आपने पहले दे दिया, लेकिन इसकी सर्विसेज आपको बाद में मिलेंगी। सो ये आपका एसेट है, आपको बाद में यहाँ पे रिसीव होगा। तो ये आपका एसेट है, आपके ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आपने एक्सपेंस तो मतलब इनकर कर लिया, बट उसको अभी पेमेंट नहीं करा है। जैसे सैलरी, रेंट, आपके यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, उन्होंने काम करा अच्छे से, लेकिन आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है, आपका जैसे ही उनका एक मंथ होता है आपको ये अमाउंट उनको पे करना है। सो ये आपका हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपके ऊपर ये लाइबिलिटीज है कि उनको सैलरी पे करनी है, उनको रेंट पे करनी है। और इसका आप प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल डेली लाइफ एग्जांपल, आप कोई भी जैसे आप कोई भी क्लास पढ़ने जाते हैं तो आप पहले वहाँ पे पेमेंट करते हैं, उसके बाद आप उसकी सर्विसेज अवेल करते हैं या वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। सो ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, आपके ऊपर कोई टेंशन ही नहीं है, आपका वो एसेट बन गया है, हक बन गया है। अब क्या करेंगे, जब आप वहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं तो आप 1 महीने तक पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पे क्या है, आपने पहले ही सर्विसेज ले ली हैं, वर्कर से काम करवा लिया है, अब उनको पेमेंट करने की जरूरत है, तो ये आपका हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नाउ डिस्काउंट क्या होता है? रिबेट इन द प्राइसेस। अब कोई भी बिजनेस है, जैसे 100 रुपीज का है, आप डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को कि आप 10 रुपए में ले जाओ, तो ये होता है डिस्काउंट। अब हम ये दो तरीके का है, ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है रिबेट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आप, जैसे आपके पास कोई कस्टमर आया प्रोडक्ट लेने के लिए, वो बोलता है मुझे ये प्रोडक्ट दे दीजिए, फिर उसके बाद जब वो बोलता है कि कुछ डिस्काउंट दीजिए तो नहीं मानता है, फिर वो बोलता है मैं ये 2 प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ तब आप डिस्काउंट दीजिए। सो अगर आप बल्क में कोई चीज ले जाते हैं, उस बल्क के हिसाब से अगर आपको डिस्काउंट मिलता है, देन वो आता है ट्रेड डिस्काउंट पे। सो ये क्वांटिटी और वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई 4 चीजें ले रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि नहीं, जैसे अगर वो एक चीज 100 रुपीज की थी तो दो तो 200 की होनी चाहिए, बट वो बोलता है मैं ये 2 चीज परचेज करता हूँ, आप 180 में कर दीजिए, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। और कैश डिस्काउंट होता है रिबेट फॉर टाइमली पेमेंट। जैसे अगर वो जो भी कस्टमर है, उसने प्रोडक्ट का प्राइस पूछा, फिर वो बोलता है कि मैं बाद में आके ले जाऊंगा, लेकिन जब वहां पे जो सेलर है वो बोलता है अगर आप इसे आज ले जाएंगे तो हम आपको इतना इतना डिस्काउंट देंगे, तो ये हो जाता है टाइमली पेमेंट का डिस्काउंट, कि अगर आप आज पे कर देंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। एक और चीज, सेल्स जो भी है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। मतलब जो भी डिस्काउंट है उसको हम लोग अलग से लिखते नहीं हैं, अपने जो भी हम बैलेंस शीट या लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें डिस्काउंट को अलग से मेंशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेल्स 100 का था, डिस्काउंट आपने 10 का दिया, तो हम डिस्काउंट वर्ड लिखते ही नहीं है, हम सीधे सेल्स को 90 लिख देंगे। सो डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ वाउचर। वाउचर है एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब इनवॉइस कॉपी, क्या क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश मेमो, बिल एटसेट्रा। चलो अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं, कुछ एब्रिवेशंस। पहला है IFRS। ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं विच आर डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बॉडी, IASB। सो ये PYQ है, आया हुआ है ये क्वेश्चन कि IFRS का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो कि डेवलप करती है ये बॉडी IASB। देन नेक्स्ट इज दिस IAS। ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी एक दूसरा स्टैंडर्ड है। In total, there are 41 accounting standards under this, which are issued by, कौन इशू करता है इन्हें? International Accounting Standards Committee, IASC।
एंड स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी SIC। सो ये दोनों बॉडी, ये दोनों कमिटी जो है, एक है IASC एंड ये SIC, ये दोनों मिलके इन टोटल 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करते हैं। नाउ दिस GAAP, इट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इंडिया का है IND AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को इशू करता है इंडिया में। देन जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी बनाए हैं फॉर द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर्स। सो आज हम यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अब थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा सा और होगा और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और क्वेश्चंस जैसे आते हैं उनको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज गिव अ पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू।